आईएएस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट प्रिपरेशन करना सीखिए। लेट्स स्टार्ट। एमपीएससी मेंस की अगर हम बात करें, मेंस में कैसे आपने स्ट्रेटराइज किया है मैं पूरी मेंस की प्रिपरेशन को, एज यू सेड कि आपने मेंस से ही शुरुआत की थी, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बनाई? अगर आप बिगनर हो तो आप डे 1 पे जब मेंस का पढ़ना शुरू करते हो तो हाउ डू यू डिसाइड कि कैसे करना है उसको? मेरा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए हैं और उस समय मार्केट में जैसे टॉपर्स के हमेशा से मेंस की कॉपी सोशल मीडिया साइट्स पर हमको मिल जाती है, तो मैंने भी सोशल मीडिया साइट से टॉपर्स की कॉपी देखी, उन्होंने कैसे आंसर लिखा है। फिर मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज़ लगाई, तो इसमें CK शर्मा सर के यहाँ टेस्ट सीरीज़ दी थी, पहली टेस्ट सीरीज़। उस समय उन्होंने आंसर की प्रोवाइड की, तो वहाँ से मैंने आंसर्स देखे। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया पॉलिटी से मैंने शुरुआत की थी, तो एम लक्ष्मीकांत के जो बुक है उसमें ऑलरेडी आंसर्स पॉइंट्स में दिए होते हैं जनरली, जैसे प्रेसिडेंट की पावर्स हैं या फिर प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं, तो वो ऑलरेडी पॉइंटेड हैं। तो मैं उन्हीं को ही उनके शॉर्ट नोट्स बनाती थी कि हाँ एक पावर है तो उसको कीवर्ड लिख लें हम, और वही याद करती थी। तो पॉलिटी के जब आंसर्स में लिखने लगी तो धीरे धीरे मुझे आंसर्स आ गया, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत एक अच्छी बुक है। और उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी के भी लिखे, तो मेरा रहता था कि मेरी स्कूल में भी आंसर राइटिंग अच्छी थी, तो पॉइंट में लिखूं, कुछ डायग्राम यदि दे सकती हूँ तो डायग्राम दूं, कुछ करंट ऐड कर सकती हूँ तो वो दूं, और कॉन्सेप्ट में या कुछ फैक्ट दे सकती हूँ, कुछ मैप दे सकती हूँ। तो मेरा हमेशा प्रयास रहता था कि आंसर मेरा बिल्कुल रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए, और फ्लो चार्ट का भी ध्यान रखती थी। वुड यू लाइक टू शेयर अ पेपर वाइज स्ट्रेटजी ऑफ मेंस? हाँ, ओके प्लीज़। फर्स्ट पेपर में मेरा हिस्ट्री थोड़ा कमज़ोर था, तो हिस्ट्री के लिए मैंने रेगुलर रिवीजन किया है, नोट्स लिए हैं, आकार IAS के नोट्स मैंने पढ़े हुए हैं, और चेतन मीना सर के नोट्स वहाँ पर उस समय थे, तो मैंने वो नोट्स पढ़े हुए हैं। तो वहाँ से मेरा रहता था कि क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उस तरीके से मैं लिखूं। और हिस्ट्री में मैं जनरली मैप डालने का प्रयास करती थी कि मैप वहाँ पर मैं डाल दूँ, या कुछ फैक्ट जो उससे करंट में अभी चल रहा है वो डाल दूँ, सिग्निफिकेंस डालने का प्रयास करती थी। वहीं ज्योग्राफी में था कि ज्योग्राफी में भी मैप तो डालना है पर कुछ टेक्निकल चीज़ों के साथ डालना है, और प्रूफ देना है किसी भी चीज़ का। तो ये मेरा कंसेप्ट ज्योग्राफी में रहता था। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं ज्योग्राफी में, जैसे किसी भी वोल्केनो को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसके एग्जाम्पल दे दो कि ये यहाँ पर है, मैप में यदि आप लोकेट कर सकते हो तो मैप में। और मेरा एक ये भी रहता था कि किसी थिंकर को यदि किसी भी सब्जेक्ट में मैं ऐड कर सकती हूँ कि हाँ इनने बताया है ऐसा, या फिर इन्होंने ये रिसर्च किया है, तो वो मैं इसमें डालने का कोशिश करती थी। हाँ, रेफरेंस या थिंकर कुछ भी। और पॉलिटी में आर्टिकल्स को ज़रूर इनकलकेट करना है, या फिर जो भी नीड ऑफ द आवर है वो यूज़ करना है, क्या उसकी ज़रूरत है, सिग्निफिकेंस क्या है, इस तरह का देती थी। और इकोनॉमिक्स में तो करंट का डेटा, GDP, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर, इंडियन मिनरल बुक का डेटा, और एनर्जी स्टेटस आउटलुक आता है जो, तो वो सब डेटा मैं पहले याद रखती थी कि कितना हमारा प्रोडक्शन है, कितना क्या है, वो मेरा इतना करंट का मैं तैयार रखती थी कि यदि कोई भी रिलेवेंट क्वेश्चन आता है तो मुझे फिर जितना मुझे नॉलेज है ना वो मुझे डाल कर आना है अपने आंसर में। फिर एथिक्स में तो मेरा रहता था कि एग्जाम्पल्स देना है, और जो डेफिनेशन है उसकी मैंने टू द पॉइंट डेफिनेशन बिल्कुल याद कर ली थी कि हाँ यही है और यही लिखना है मुझे। तो फिर उसमें मैं नहीं भटकती थी, समझ में भी आ गई थी। और मेरा ऐसा है कि मैंने बहुत ज़्यादा आंसर याद नहीं किए हैं, मैं कॉन्सेप्ट के पीछे भागती हूँ। तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो जाती है, और आंसर राइटिंग मेरी पहले से गॉड गिफ्ट ही है वो, मतलब मैं पहले से अच्छे से करती थी, स्कूल में भी अच्छा इसको मैं आंसर लिखती थी, तो वहाँ से लिख लेती थी, पर मेरा रहता था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, नाइस। और मेंस के लिए जैसे आपने एम लक्ष्मीकांत जब बोला पॉलिटी के लिए, सो आई वांट टू नो कि कई सारे लोग, इवन जब मैंने प्रिपरेशन की है तो आई थॉट कि एम लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा ओवर लगी थी मुझे। आपके लिए वो क्या था? एम लक्ष्मीकांत क्या पॉलिटी के लिए MPPSC स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए पूरी, या उसमें से सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? काफ़ी सिलेक्टिव स्टडी वहाँ से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले सिलेबस देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम अंधाधुंध किसी भी बुक को फॉलो करें, वो पहले हमारे सिलेबस से मैच होना चाहिए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 2020 के सिलेबस में पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत का सेक्शन था बहुत लिमिटेड कर दिया था, तो फिर मैं उसकी
लिमिटेड चैप्टर्स ही पढ़कर जाती थी, जो पीछे उसमें दिया है, या स्पेक्ट्रम में भी काफ़ी कुछ आफ्टर इंडिपेंडेंस दिया है, तो वो मैंने नहीं पढ़ा है। जो सिलेक्टिव मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग था वही पढ़ती थी। विच मीन्स कि आपको पहले सिलेबस देखना है और सिलेबस की बाउंड्रीज के अंदर रहकर ही आपको कोई बुक प्रेफर करना है। आप किसी भी बुक को क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हर एस्पिरेंट का अपना अपना कैलिबर है और अपने अपने इंटरेस्ट हैं, तो हो सकता है उन्हें लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज समझ आ रही है, नहीं आ रही है, तो जिस बुक की आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, कंटेंट सब जगह है, लिखना आपको है, याद आपको करना है, माइंड आपका है, इसलिए किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, आपका खुद का पाथ बनाएं। बस ये देखें कि जो स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं या फिर कोई भी टॉपर बता रहा है, तो आप एटलीस्ट उसको फॉलो तो ना करें, पर हाँ अपना जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करें कि आप जो कर रहे हैं वो आप अच्छे से करेंगे, तो वो ज़रूरी है। डू यू फील लाइक इट, क्योंकि जब आई हैव अ लाइब्रेरी इन इंदौर, तो जब हम अपनी लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं तो कई सारे एस्पिरेंट्स हम बात करते हैं बैठ के कि कैसे चल रही है तैयारी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आपके शो देखा, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बताई, हम इस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर रहे हैं, बट आई ऑलवेज स्टॉप देम कि यार ये मत करो, क्योंकि अगर किसी टॉपर ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनका पढ़ाई करने का तरीका अलग है, उनकी समझ अलग है सिलेबस के साथ, एंड यू कैन नॉट कॉपी देम, बट यू कैन टेक द इंस्पिरेशन कि आपने कोई एक चीज़ अच्छी की, चलो मैं आपकी पिक कर लेता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि जब मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो मुझे काम आ रही है, किसी और टॉपर की मुझे एक चीज़ अच्छी लगी वो मैं अपने अंदर इंप्लीमेंट करूँ। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एंटायर सिचुएशन? और अगर एस्पिरेंट को आपको इफ़ यू नीड टू शो देम द राइट पाथ की स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल मेरा यही नज़रिया है, क्योंकि मेरे पढ़ने का तरीका बहुत अलग था, मैं ब्रेक्स भी लेती थी, और जनरली मैंने देखा है, मैंने खुद स्ट्रेटजी देखी है कई टॉपर्स की, तो वो अपने डे को कुछ आवर्स में कुछ दूसरे सब्जेक्ट को देते थे, किसी दूसरे सब्जेक्ट को देते थे अदर टाइम, पर मेरा ऐसा था कि टॉपिक मेरा समझ आना चाहिए, चाहे वो 2 घंटे लगे या 2 दिन लगे, तो मेरा तरीका अलग था, और हर बच्चे का अलग अलग होता है, इसलिए बच्चे से सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, पर उसके लिए डेडिकेटेड रहें। जो आपने पाथ चुना है उसके लिए रहें, बिल्कुल आपको सिलेक्शन मिलेगा। मेरा पाथ बहुत अलग था, मैंने भी दूसरों की स्ट्रैटेजी देखी है, पर जैसा मुझे कंफर्टेबल लगा मैं वही फॉलो किया है। और मुझे कई बार डाउट्स भी होता था कि ये जो बता रहे हैं वैसा तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, क्या मालूम मुझे सिलेक्शन मिलेगा या नहीं। पर अब मैं खुद ही एग्जाम्पल लूँ कि हाँ अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी काम करती है, और रिजल्ट के लिए मैं खुद अपना एक एग्जाम्पल हूँ। तो बिल्कुल मैं स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं आज, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आप आपकी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं, अपना जो आप जहाँ से आपको पढ़ना है वो फिर खुद पढ़ें। बस यह देखें कि आप प्रीलिम्स या फिर जो PYQs मेंस में पूछे गए हैं क्या वो आंसर कर पा रहे हैं, वो आपकी तैयारी में किस पाथ में मदद कर रहे हैं या नहीं। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, आपके टेस्ट सीरीज़ का स्कोर भी आप देखें कि हाँ हमारा स्कोर कैसा है, हमको अपग्रेड करना है। तो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस हमेशा करते रहें। ज़रूरी नहीं कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकला तो आप मेंस का वेट करें, आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ हर कभी दे सकते हो, और हर कभी आपको टेस्ट कर सकते हो कि आपकी मेंस की तैयारी कैसी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 से 6 साल मेरी तैयारी रही है, ठीक है, पर बहुत कम ऐसे संडेज़ रहे होंगे जब मैंने टेस्ट ना लिखा हो, बहुत कम। मेरी तैयारी रिवीजन हो पाया नहीं हो पाया, मेरा रहता था कि मुझे टेस्ट लगाना है, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनल 6 डे का आपके पास शेड्यूल है, आपको जो है 8 घंटे की नींद भी ज़रूरी है, 4-6 घंटे रिवाइज़ करने हैं, हम उसमें मेंस का सिलेबस रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो मेरा यही था कि मुझे अपना माइंडसेट ऐसे ही लेके चलना है कि यदि मैं उन 6 दिन में रिवाइज़ नहीं भी कर पाई तो भी मैं फाइनल अटैम्प्ट करके आऊँ। तो मेरी तैयारी वही रहती थी कि मुझे रैंडम मेंस का टेस्ट देना है, और आज भी मैं दे सकती हूँ। तो मेंस पे तो मुझे कॉन्फिडेंस है, बाकी प्रीलिम्स भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो मेंस कैसे होगा। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड जब हो जाए, जब प्रीलिम्स थोड़ा पास में हो 3-4 महीने पहले, पर कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ऑब्जेक्टिव लगाना भी ईजी हो जाता है। वंडरफुल, सही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल इनसाइट्स, क्योंकि आई फील कि जितने इनसाइट्स आप दे रहे हो, ये एज आई सेड इन दी इंट्रो कि ये पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन और इंसाइटफुल होने वाला है। आई थिंक वो इनसाइट्स ऑडियंस को मिल रहे होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इंटरव्यू वाला पार्ट, एंड आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है हमारा, क्योंकि इंटरव्यू को लेकर जब हम बात करते हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यार प्रीलिम्स सबके लिए सेम है, सबने अपनी स्ट्रैटेजी लगाई, उस सेम पेपर को सॉल्व किया, आंसर दिया, सिलेक्ट हुए। मेंस के लिए भी सेम चीज़ है, सेम पेपर, सेम स्ट्रैटेजीज, अलग अलग स्ट्रैटेजीज, और अपने अपनी अप्रोच से सोल्व किया। IAS क्लिप्स की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर कि आप इन दोनों वीडियो को भी एक्सप्लोर जरूर करें।